हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 90s में काफ़ी सारे कश्मीरी पंडितों ने अपना घर, अपना जॉब, ज़मीन सब छोड़ करके उन्हें कश्मीर से जाना पड़ा था। सबको पता है उन्होंने ऐसा अपनी जान, अपनी बेटियों, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए किया था। उस टाइम बहुत सारे कश्मीरी पंडित दिल्ली में भी आकर के बसे थे। अब आप सोचो, कश्मीर से कोई अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए देश की कैपिटल में आए, ये सोच करके कि यहाँ पर उसे एक सेफ माहौल मिलेगा, अपना फ्यूचर भी सिक्योर होगा। लेकिन यहाँ भी वही होता है जिसके डर से वो कश्मीर छोड़ के आए थे। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। आज की कहानी एक 25 साल की लड़की प्रियदर्शनी मट्टू की है, जिसकी 1995 में उसकी इज्जत लूटने के बाद बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं दूसरी तरफ ये गंदी हरकत करने वाला और उसको मारने वाला एक्यूज्ड पैसे और पावर के दम पर आज़ाद घूमता रहा और ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता रहा। प्रियदर्शनी का जन्म 23 जुलाई 1970 को एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। उसका परिवार श्रीनगर में रहता था। प्रियदर्शनी के पिता चमन लाल बट्टू, जो एक रिटायर्ड चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने श्रीनगर के एक कॉन्वेंट स्कूल में प्रियदर्शनी का एडमिशन कराया था। बाद में प्रियदर्शनी के पापा चमन लाल बट्टू अपने फैमिली के साथ जम्मू शिफ्ट हो जाते हैं। प्रियदर्शनी ने जम्मू से ही ग्रेजुएशन की और उसका सपना एक बड़ा लॉयर बनने का था। इस सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली गई और वहाँ वसंत कुंज के अपने चाचा के फ्लैट में रहने लगी। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई शुरू की और परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी बेटी एक दिन बहुत बड़ी लॉयर बनने वाली है। लेकिन उससे पहले ही प्रियदर्शनी और उनके परिवार के सपनों पर एक काला साया छा गया था। ये साया था उसी लॉ फैकल्टी में पढ़ने वाले प्रियदर्शनी के सीनियर संतोष कुमार सिंह का। संतोष एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था, जिसका बाप जेपी सिंह एक आईपीएस ऑफिसर था और उस वक्त पौंडीचेरी में इंस्पेक्टर ऑफ जनरल की पोस्ट पर था। आईजी की पोस्ट। बाप के इतने ऊंची पोस्ट पर होने का असर संतोष पर भी था और वो अपने आप को एक ऑफिसर से कम समझता नहीं था। एक दिन संतोष की नज़र उसी लॉ फैकल्टी की एक खूबसूरत कश्मीरी लड़की पर पड़ी और जब उसने पता किया तो उसे पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, उसकी जूनियर प्रियदर्शनी मट्टू है। संतोष ने प्रियदर्शनी को देख करके ही डिसाइड कर लिया था कि उसे किसी भी तरीके से इस लड़की को पाना है, चाहे उसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। एक दिन संतोष ने प्रियदर्शनी को प्रपोज भी कर दिया और प्रियदर्शनी ने उसे सीधा मना कर दिया। अब संतोष एक बड़े बाप की जो बिगड़ी औलाद था, उसको अपने बाप के पावर का बहुत ज़्यादा घमंड था और ये सारा घमंड एक लड़की ने तोड़ दिया था जब प्रियदर्शनी ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया। प्रियदर्शनी का ऐसा करने का कोई बुरा इरादा था भी नहीं। वो दिल्ली केवल लॉ करने के लिए आई थी, उसने तो बस सीधा मना किया था। संतोष को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ गई कि कैसे कोई एक लड़की उसे रिजेक्ट कर सकती है। अब संतोष ने अपने मन के अंदर एक सोच बना ली कि ये लड़की या तो मेरी होगी या फिर किसी की नहीं होगी। इसके बाद उसने प्रियदर्शनी का जीना मुश्किल कर दिया। यूनिवर्सिटी से घर आते जाते उसका पीछा करता और उसके साथ बदतमीजी भी करता और कभी कभी छेड़ने की कोशिश भी करने लगा। लेकिन प्रियदर्शनी भी बेचारी लड़की नहीं थी, वो भी एक स्ट्रांग लड़की थी। उसने संतोष के अगेंस्ट वसंत कुंज पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल की, पर ना जाने क्यों पुलिस ने उसकी कंप्लेंट पर कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने बस उसे दिलासा दे करके उसे वापस भेज दिया। इसके बाद तो संतोष और भी बदतमीज हो गया। वो प्रियदर्शनी को और भी ज़्यादा परेशान करने लग गया था। फिर एक बार प्रियदर्शनी ने फिर से पुलिस स्टेशन में जाकर के संतोष के खिलाफ कंप्लेंट की। अब की बार वो दूसरी बार गई थी, पर फिर भी पुलिस ने इस बार भी उसे दिलासा दिया और कोई भी स्ट्रांग एक्शन नहीं लिया। पुलिस भी अच्छे से समझती थी कि संतोष कुमार एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा है और शायद इसीलिए उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना चाहती थी। एक दिन जब प्रियदर्शनी यूनिवर्सिटी से लौट रही थी, संतोष ने अपनी बाइक से उसका पीछा किया और अचानक उसके सामने आकर के बाइक रोक दी। फिर उसने प्रियदर्शनी का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन प्रियदर्शनी ने वहाँ पर शोर मचा दिया और संतोष को वहाँ से भागना पड़ गया। उस दिन प्रियदर्शनी फिर से पुलिस स्टेशन जाती है।
ये उसका थर्ड टाइम था। उसने पुलिस वालों को सब कुछ बताया और इस बार पुलिस ने थोड़ा सीरियस एक्शन लिया भी और संतोष को प्रियदर्शनी से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। पुलिस ने एक हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को प्रियदर्शनी की प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया था, लेकिन संतोष इतनी आसानी से हार मानने वाला था नहीं। उसने फिर भी प्रियदर्शनी का पीछा करना और उसे परेशान करना छोड़ा नहीं। बदला लेने के मोटिव से संतोष ने उल्टा प्रियदर्शनी के अगेंस्ट ही डीयू में कंप्लेन कर दी कि प्रियदर्शनी एक साथ दो दो डिग्री कर रही है और ये रूल के अगेंस्ट था। संतोष को लगा था कि प्रियदर्शनी लॉ की पढ़ाई नहीं कर पाएगी और उसके पास उसे मजबूरी में आना पड़ेगा। लेकिन उसकी ये चाल भी फेल हो गई जब प्रियदर्शनी ने एविडेंस दे करके ये प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ एक टाइम पर एक ही डिग्री कर रही है। उसने बताया कि वो एमकॉम पहले ही कंप्लीट कर चुकी है और इस वक्त वो केवल लॉ की पढ़ाई कर रही है। ये और एक फेलियर से संतोष और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था और उस फ्रस्ट्रेशन में उसने वो घिनौना काम किया जो किसी को भी नहीं करना चाहिए था। साल 1995 का जनवरी, प्रियदर्शनी रोजाना की तरह पुलिस सिक्योरिटी कांस्टेबल राजेंद्र सिंह के साथ सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाने का इंतजार कर रही थी। लेकिन उस दिन कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को आने में थोड़ी देर हो गई, इसलिए प्रियदर्शनी अपने मम्मी पापा के साथ गाड़ी से यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। उसने अपने मम्मी पापा को 30 हजारी कोर्ट में छोड़ा और वहां से अकेले यूनिवर्सिटी चली गई। उधर जब कांस्टेबल राजेंद्र सिंह प्रियदर्शनी के घर पहुंचे तब उन्हें पता चला कि प्रियदर्शनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल चुकी है। तब उन्होंने सीधा यूनिवर्सिटी के लिए रुक किया। उस दिन राजेंद्र सिंह ने संतोष कुमार को लॉ फैकल्टी के बाहर घूमते हुए देखा था और ये बात नोट करने वाली है कि संतोष यूनिवर्सिटी से एक साल पहले ही पास आउट हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो केवल प्रियदर्शनी के लिए यूनिवर्सिटी में घूमा करता था। प्रियदर्शनी उस दिन सुबह के 11 बजे वाली क्लास में पढ़ाई कर रही थी। जब क्लासेस खत्म हुई तो वो 2:30 बजे के करीब अपने घर गई। घर पहुंच करके प्रियदर्शनी ने कांस्टेबल राजेंद्र सिंह से शाम को 5:30 बजे वापस घर आने के लिए बोला और उन्हें अपने घर भेज दिया। प्रियदर्शनी के अलावा उस फ्लैट में केवल प्रियदर्शनी का एक नौकर था, वीरेंद्र। ये प्रियदर्शनी का फ्लैट उसके चाचा का था और दिल्ली के वसंत कुंज एरिया में था। थोड़ी देर बाद संतोष अपनी बाइक से प्रियदर्शनी के उसी फ्लैट में टपक पड़ा। उसने अपनी बाइक को साइड में खड़ा किया और हाथ में हेलमेट लेकर के प्रियदर्शनी के गेट पर खड़ा हो गया और वहीं पर उसका इंतजार करने लगा। प्रियदर्शनी के पड़ोसियों ने भी देखा था कि संतोष प्रियदर्शनी के फ्लैट के बाहर खड़ा है। संतोष ने गेट खटखटाया तो प्रियदर्शनी का फ्लैट का गेट नौकर वीरेंद्र ने खोला। संतोष ने वीरेंद्र को ये समझाया कि वो प्रियदर्शनी से केवल माफ़ी मांगने आया है। वीरेंद्र ने गेट खोल दिया और वो बाहर कुछ लेने के लिए चला गया। फ्लैट के अंदर जाते ही संतोष चुपचाप प्रियदर्शनी के रूम में घुस गया। इसके बाद उसने प्रियदर्शनी के साथ में गलत काम किया और फिर अपने साथ लाए हुए हेलमेट से उसके चेहरे पर बार बार जोर से मारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके चेहरे पर, शरीर पर हेलमेट से लगभग 19 बार मारा गया था। हेलमेट के वार इतने घातक थे कि हेलमेट का कांच टूट करके चकनाचूर हो गया था। सोचिए उस मासूम लड़की की क्या हालत हुई होगी। उस मासूम लड़की के खूबसूरत चेहरे को बड़ी बेरहमी से खराब कर दिया गया था। संतोष ने प्रियदर्शनी के रिजेक्शन को अपनी इंसल्ट की तरह लिया था, जिसने उसकी गिरी हुई मानसिकता बना दी थी कि अगर वो प्रियदर्शनी को नहीं पा सकता तो कोई और भी नहीं पा सकेगा। इसलिए उसने प्रियदर्शनी के चेहरे को हेलमेट से पीट पीट करके लहूलुहान कर दिया। प्रियदर्शनी अभी तक जिंदा थी, वो मरी नहीं थी। हेलमेट के इतने घातक वार से प्रियदर्शनी बेचैन हो गई थी। प्रियदर्शनी के चेहरे की स्किन उखड़ गई थी। हेलमेट का कांच प्रियदर्शनी की आंख में जाके घुस गया था। जब संतोष ने देखा कि प्रियदर्शनी अभी भी सांस ले रही है तब उसने एक बिजली का तार उठाया और प्रियदर्शनी का गला उससे घुटने लगा। कुछ देर में ही प्रियदर्शनी की सांसें बंद हो गईं। उसके बाद वो वहाँ से चला गया। संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से जाते हुए कई लोगों ने देखा था, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड, प्रियदर्शनी का पड़ोसी और नौकर वीरेंद्र भी शामिल था। आप समझ सकते हैं कि इतनी दरिंदगी करने के पीछे संतोष को हिम्मत कहाँ से मिल रही थी। कहीं ना कहीं इसके पीछे उसकी ये सोच रही होगी कि कानून उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर का बेटा है। जब शाम के 5:30 बजे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह प्रियदर्शनी के फ्लैट पर अपनी ड्यूटी करने के लिए पहुंचे। उन्होंने दरवाज़ा खोलने के लिए बेल बजाई,
पर दरवाज़ा खोलने के लिए कोई आया नहीं, और कोई आता भी कैसे। राजेंद्र सिंह घबरा करके पीछे वाले दरवाजे से फ्लैट में एंटर करते हैं, और जब वो उस रूम में घुसे जिस रूम में प्रियदर्शनी थी, उसकी हालत देख करके राजेंद्र सिंह कांप गए। प्रियदर्शनी की लाश उस कमरे के नीचे फ्लोर पर पड़ी हुई थी, और उसके चेहरे का खून बह करके रूम के फ्लोर पर फैल चुका था। जल्दी से राजेंद्र सिंह ने पुलिस स्टेशन में खबर भेजी और पुलिस टीम को बुलाया। प्रियदर्शनी की फैमिली को भी खबर दी गई। पुलिस वसंत कुंज के उस फ्लैट में पहुंचती है जहां पर प्रियदर्शनी की हत्या हुई थी। पुलिस को प्रियदर्शनी की लाश के पास में एक हेलमेट भी मिला था, और कांच के बहुत सारे टुकड़े, बिजली का तार जो गला घोटने के लिए इस्तेमाल किया गया था वो भी मिला, और कुछ गिरे हुए बाल भी मिले। पुलिस ने सारे सबूतों को अपने पास में इकट्ठा कर लिया। प्रियदर्शनी के घरवालों ने अपनी बेटी की हत्या का इल्जाम संतोष पर लगाया। पुलिस ने संतोष को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन संतोष ने पुलिस को कहा कि उसने प्रियदर्शनी के साथ में कुछ भी गलत नहीं किया है, वो एक बेकसूर है और उसे केवल फंसाया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि संतोष के पिता जेपी सिंह पौंडीचेरी में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के पोस्ट पर थे, जो कि एक बहुत बड़ी रैंक होती है। और उसके बाप का ट्रांसफ़र जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली में होने वाला था, जो कमिश्नर के बाद में दूसरी सबसे बड़ी रैंक है। इतनी ऊंची पोस्ट पर बैठा हुआ एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये बात प्रियदर्शनी के पिता को बहुत अच्छे से मालूम थी। उन्हें डर था कि उनकी बेटी को जस्टिस नहीं मिलेगा, और पुलिस दबाव में ठीक से काम नहीं करेगी। पुलिस की जांच ने चमनलाल मट्टू की सोच को और भी पक्का कर दिया था। वारदात के 2 दिन बाद यानी 25 जनवरी 1995 को ये केस पुलिस से लेकर के सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई ने 11 अप्रैल 1995 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। 4 साल के बाद 3 दिसंबर 1999 को लोअर कोर्ट ने इस केस में अपना फैसला सुनाया। संतोष का ब्लड सैंपल भी लिया गया था। फॉरेंसिक टीम ने प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट से संतोष की सीमेन का सैंपल भी लिया था, और जिसका डीएनए मिलान भी करा गया था, जिसमें ये पता चल गया था कि प्रियदर्शनी के अंडरगारमेंट्स में मिला हुआ सीमेन संतोष का ही है। इस जांच ने यह पक्का कर दिया था कि संतोष ने ही प्रियदर्शनी की इज्जत लूटी और उसके बाद में उसकी हत्या की। प्रियदर्शनी ने ऑलरेडी 3 बार पुलिस में शिकायत करवा रखी थी, और लोकल पुलिस ने भी सिक्योरिटी के लिए हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह को लगाया हुआ था। प्रियदर्शनी के पड़ोसी, सिक्योरिटी गार्ड और नौकर वीरेंद्र ने भी संतोष को प्रियदर्शनी के फ्लैट से बाहर निकलते हुए देखा था। डीएनए सैंपल भी संतोष का ही था। ये सारे सबूत कह रहे थे कि प्रियदर्शनी की इज्जत लूटने वाला और उसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि संतोष कुमार सिंह है। ऐसे में तो कोई बच्चा भी बोल देगा कि संतोष को सजा होके रहेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लोअर कोर्ट ने इस केस पर ऐसा फैसला दिया कि जो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लोअर कोर्ट में जो जज इस केस को देख रहे थे उनका नाम था जीडी थरेजा। जज थरेजा ने 450 पन्नों के इस फैसले में दिल्ली पुलिस के रोल पर काफ़ी कड़ी शिकायत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जांच और मुकदमे के दौरान संतोष की मदद करने की बहुत कोशिश की है। पुलिस ने दावा किया था कि नौकर वीरेंद्र गायब हो गया है। जहां पुलिस के लिए नौकर वीरेंद्र गायब था, वहीं रिपोर्टर्स बड़े आराम से वीरेंद्र के गांव में जाकर के उसका इंटरव्यू ले रहे थे। जज थरेजा ने कहा कि वो जानते हैं कि संतोष कुमार सिंह ने ही प्रियदर्शनी का मर्डर किया है उसके साथ गलत काम करने के बाद। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने ऐसा कोई भी एविडेंस ठीक ढंग से पेश नहीं किया कि जो ये प्रूव कर पाए कि जुर्म संतोष कुमार सिंह ने ही किया है। इसलिए संतोष कुमार सिंह को बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर बरी कर दिया जाता है। इस जजमेंट ने प्रियदर्शनी के परिवार को सदमे में डाल दिया, और पूरा देश भी इस फैसले से हैरान हो गया। लोग इस जजमेंट को लेकर के देश की जुडिशरी पर सवाल उठाने लगे। इस जजमेंट ने ये साबित कर दिया था कि जस्टिस अमीर और पावरफुल लोगों की जेब की चीज़ है। अभी आपको एक केस याद होगा, पुणे का पोर्शे कार एक्सीडेंट केस, जिसमें 2 मासूम जाने गई थी। क्या हुआ उस लड़के का? वो लड़का आज़ाद घूम रहा है। इसी बीच संतोष कुमार सिंह ने बरी होने के बाद में शादी कर ली और दिल्ली में वकालत करने लग गया। उधर प्रियदर्शनी के 64 साल के बुजुर्ग पिता अपनी बेटी को जस्टिस दिलाने के लिए सीबीआई ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। 64 साल की उम्र में एक बुजुर्ग इंसान कभी दिल्ली से जम्मू, कभी जम्मू से दिल्ली आ जा रहा था। आप सोचिए कि प्रियदर्शनी के कातिल
यूं ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था और ये देख कर के उनके बूढ़े माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। इस केस और इसके जजमेंट ने लोगों के मन में बहुत सारा गुस्सा भर दिया था, और इस गुस्से और अपनी तरफ उठती हुई उंगलियों को देख करके सीबीआई ने इस फैसले के अगेंस्ट 2000 में हाई कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन था वो भी केवल दिखावे के लिए। साल 2000 से साल 2006 आ गया, पर दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस को लेकर के कोई भी सबूत और गवाह पेश किए ही नहीं गए, और ना ही किसी भी तरह की सुनवाई हुई। लेकिन प्रियदर्शनी के पिता का दिल्ली से जम्मू, जम्मू से दिल्ली का आना जाना लगा रहा। वो अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर न्याय दिलाना चाहते थे, और उधर मीडिया और जनता प्रियदर्शनी के केस को भूल चुके थे। लेकिन उसी बीच दिल्ली में जेसिका लाल मर्डर केस का 21 फरवरी 2006 को सारे आरोपियों को कोर्ट द्वारा बरी कर दिया गया। जेसिका लाल का मर्डर 1999 में दिल्ली में हुआ था। जेसिका का केस भी 6 सालों से कोर्ट में चल रहा था, और आखिरकार मेन अक्यूज्ड मनु शर्मा को एक नेता की औलाद होने की वजह से बरी कर दिया गया, और साथ में दूसरे कल्पिट भी बरी हो गए। जयसिका लाल केस ने दबे हुए प्रदर्शनी मट्टू के केस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। लोग जयसिका लाल और प्रदर्शनी केस के जजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आ गए। तब पहली बार इंडिया में कैंडल मार्च हुआ था। शायद लोगों ने इससे पहले कभी कैंडल मार्च नहीं देखा था, और ये कैंडल मार्च हुआ था जयसिका लाल और प्रियदर्शनी मट्टू दोनों के लिए। बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स भी इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना, तो सीबीआई ने 2006 में फिर से सुनवाई स्टार्ट कर दी। जिन सबूतों और गवाहों को लोअर कोर्ट ने मानने से ही इनकार कर दिया था, हाई कोर्ट ने उन्हीं सबूतों और गवाहों के आधार पर 42वें दिन यानी कि 15 अगस्त 2006 को अपना फैसला सुनाया। फैसले में लोअर कोर्ट ने संतोष कुमार सिंह को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे पलट दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और संतोष का अपराध माफ़ नहीं किया जा सकता, और इस अपराध के लिए उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। संतोष ने इस डिसीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा अक्टूबर 2010 में संतोष कुमार सिंह की फांसी की सज़ा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया गया। उम्र कैद की सज़ा काट रहा संतोष पेरोल पर कई बार जेल से बाहर आता जाता रहा है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।